हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द IFAS। तो आज हम देख रहे हैं, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे हमारे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो इसके जो मेन सारे पॉइंट्स हैं जहाँ से आपके पेपर के अंदर क्वेश्चंस आता है एंड सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ईच एंड एवरीथिंग को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी डिटेल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। थ्योरेटिकल लिखने पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल लिखने से टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि एग्जाम भी देखो आप लोग का नज़दीक है, एग्जाम पास में है। तो हमें जितना जल्दी हो सके, जितने कम टाइम में हम जितनी ज़्यादा नॉलेज को अच्छे से कवर कर पाए। ऐसा नहीं है स्पीड में पढ़ेंगे तर फटाफट, नहीं, आराम से पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक को लेकर आऊंगा मैं आप सबके साथ, एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। हर एक मेजर पॉइंट को, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं उस पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी, अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज को हम अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझते हुए चलेंगे। ठीक है, ज्यादा थ्योरेटिकल थ्योरी लिखना, फलाना ढिमकाना, क्या होता है, ये क्या होता है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं रहेगा हमारा। मेनली हम अच्छे से कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से उन पर फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर थर्मोडायनेमिक्स से ज्यादा फॉर्मूलाज इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो उन सब चीजों को हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग का जैसे लेवल अप हो चुका है, ठीक है, तो लेवल हमारा अप हो चुका है, तो हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा इजीली पढ़ सकते हैं, है ना, वो आप लोग को अच्छे से आती भी होगी। तो पहले मैं आराम से बेसिक इंट्रोडक्शन ही कराऊंगा, ठीक है, ताकि हम उसको अच्छे से आराम से समझ सकें। ठीक है, वो हमारा बेस दोबारा से रिवाइज हो, स्ट्रांग हो, बेस को हम अच्छे से दोबारा से पढ़ पाए, रिवाइज कर पाए, अच्छे से क्लियर कर पाए, फिर हम आगे फर्दर मूव ऑन और टॉपिक्स पर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसको स्टार्ट करें लेक्चर को, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स आज रहेगा इसका लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो हमें पता है जैसे कि नाम से ही फेमस है। ठीक है, नाम से इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इन दो पार्ट से मिलकर बनी है। ठीक है, क्लियरली देखकर पता लग रहा होगा, थर्मो प्लस डायनामिक्स, इन दो पार्ट से मिलकर बनी है। थर्मो का मतलब क्या होता है हम लोग को पता है, हीट। डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मोशन। डायनामिक वेलोसिटी हम जैसे कहते थे, है ना, कि डायनामिसिटी है, डायनामिक वेलोसिटी है। फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ते थे ना, और फिजिक्स में थर्मो और केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स आती है, दोनों एक दूसरे से ऑलमोस्ट रिलेटेबल है, राइट। ठीक है, तो डायनामिक मतलब कोई भी चीज डायनामिक्स में, यानी एक तरीके से वो मोशन में है, राइट। तो हीट एंड मोशन, यानी एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि हीट इन मोशन। तो यानी यहां पर मेनली इस चैप्टर के अंदर हमारी जो बात रहेगी, जो हमारी डीलिंग रहेगी, वो किस टाइप की रहेगी, हीट इन मोशन टाइप से रहेगी, राइट। हीट को मतलब एक तरीके का, हीट जो है वो मेरी मोशन में रहेगी, इस टाइप से कुछ यहाँ पर सारी की सारी डीलिंग्स रहेगी। हीट क्या होती है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या एक तरीके की फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। तो हीट इन मोशन है, यानी एनर्जी इन मोशन है। तो एनर्जी इन मोशन मैं कह सकता हूं, एनर्जी इन मोशन, एनर्जी इन मोशन तो मतलब मैं क्लियरली कह सकता हूं कि एक तरीके से क्या हो रहा होगा, एनर्जी मोशन में, हीट मोशन में, तो मैं ये कह सकता हूं एक तरीके से क्या हो रहा होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट। एक तरीके से क्या हो रहा होगा, ट्रांसफर ऑफ हीट, है ना। हीट इन मोशन में है, हीट मोशन में है, हीट जा रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन मोशन में है, तो एक तरीके से वो मोशन में चल रही है, जा रही है, तो एक तरीके से हीट क्या हो रही है, ये कह सकता हूँ ट्रांसफर हो रही है ना। तो हीट एक तरीके से क्या हो रही है, ट्रांसफर। सो क्या कह सकते हैं इसको, एक तरीके से हीट इन मोशन, और इसको मैं एक तरीके से कह सकता हूँ ट्रांसफर ऑफ हीट, क्योंकि हीट जा रही है यानी एक जगह से वो दूसरी जगह जा रही है। मोशन में होती है कोई भी चीज, हम स्कूटर चलाते हैं, मोशन में होते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे होते हैं ना। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, हीट इन मोशन। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि हीट ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर ऑफ हीट। यानी थर्मोडाइनमिक्स के अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे, मेनली पढ़ेंगे क्या, ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में। मेनली हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में, राइट। ठीक है, मेनली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट से रिलेटेड। ठीक है, हीट का होगा ट्रांसफर। ठीक है, तो हीट का ट्रांसफर कहां से कहां होगा, थर्मोडायनेमिक्स में आपने थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा कि सिस्टम सराउंडिंग्स, है ना, ये सब आप लोगों ने सुना ही होगा, सिस्टम सराउंडिंग्स। यानी एक तरीके से यहाँ पर कैसे कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा होगा हीट का, एक तरीके से सिस्टम से सराउंडिंग या फिर सराउंडिंग से सिस्टम। हीट का ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफर, हीट इन मोशन
कहां से कहां एक तरीके से हो रही होगी, सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम एक तरीके से हो रही होगी। तो मेनली बेसिकली यानी यहां पर हम हीट का थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम हीट का क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। किस किस के बीच में, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए अब इसका एक नाम दे देते हैं टॉपिक को, ठीक है। ठीक है, अब हम जो स्टार्ट करते हैं, अभी आज का लेक्चर हमारा मेनली बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ही रहेगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हमारा पहले टॉपिक रहेगा बेसिक इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। ठीक है, बेसिक हमारा स्टार्ट टॉपिक रहेगा कहां से, बेसिक इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। आइए समझते हैं इसको, ठीक है। इंट्रोडक्शन यानी कुछ इंट्रो टर्म्स होंगी उसके अंदर, सबसे पहले जो जो टर्म्स यूज होने वाली हैं इस चैप्टर के अंदर उनको समझ लें, ठीक है। अभी हमने बात करी, अभी हमने समझा कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या होगा, हीट इन मोशन, ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट तो इसको मैं और क्या कह सकता हूँ, किस किस के बीच में होगी ट्रांसफर ऑफ हीट, सिस्टम सराउंडिंग के। तो यानी एक चीज होगी यहाँ पे हमारी क्या, सिस्टम, ठीक है। सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, जिस पर वर्क होता है या जो वर्क करता है ना, तो वर्क डन हियर, ठीक है। या तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है या वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, या तो सिस्टम पर वर्क होता है या सिस्टम के द्वारा वर्क होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी सिस्टम पर वर्क, वर्क डन बाय द सिस्टम यानी सिस्टम के द्वारा वर्क, कि सिस्टम वर्क करेगा, राइट, ठीक है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, समझ में आया, ठीक है। और हम इसमें देखेंगे क्या, सराउंडिंग्स, ठीक है। अब मैं इनकी आपको डेफिनेशंस नहीं लिखवा रहा, क्यों, क्योंकि कोई काम की नहीं है पेपर के अंदर वो आपसे व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग, ऐसा तो कुछ नहीं पूछेगा। तो जो ज्यादा हम थ्योरी लिखने पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीज होगी वो सारी की सारी यहां पर कवर होगी, ठीक है। व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग, ऐसे क्वेश्चन तो बीएससी में भी नहीं आते हैं ना, तो आप लोग के लिए भी इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाले, ठीक है। जो टू द पॉइंट अच्छे से समझने वाली चीज है, जो आपको फ्यूचर के हर थर्मोडायनेमिक्स के एग्जाम में काम आएगी, वो सब की सब हम इस लेक्चर सीरीज के अंदर, इन थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से, राइट, ठीक है। तो सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या होती है, जहां से सिस्टम से वो हीट क्या होती है, ट्रांसफर, सिस्टम से हीट कहां ट्रांसफर होती है, सराउंडिंग में, या सिस्टम कहां से हीट लेता है, सराउंडिंग से। तो जहां से सिस्टम हीट ले या जहां से सिस्टम जिसको हीट दे, सिस्टम जिसको हीट दे या सिस्टम जहां से हीट ले, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग्स, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग्स, ठीक है। थर्ड एक टर्म रहती है हमारी बाउंड्री, बाउंड्री, राइट। बाउंड्री हमारी दो टाइप की होती है, बाउंड्री दो टाइप की होती है, एक तो होती है क्या, रियल, एक होती है इमेजिनरी, ठीक है। रियल बाउंड्री, रियल मतलब एक तरीके से जो एक्चुअली में होती है, जहां पे हम जनरली कह सकते हैं कि कोई ट्रांसफर वगैरह होगा नहीं, ना हीट का ना एनर्जी का, ठीक है। तो प्रॉपर बाउंड्री कहेंगे उसको, रियल बाउंड्री कहेंगे। एक होती है इमेजिनरी बाउंड्री, इमेजिनरी जिसको हम कह तो सकते हैं कि बाउंड्री है पर उसमें से फिर भी हीट का एक्सचेंज हो रहा है। अगर बाउंड्री हो, कहीं पे मैं बाउंड्री लगा दूंगा तो वहां से आगे कुछ नहीं जा सकता, दैट मीन्स लेकिन फिर भी मैं कहूं कि मेरी बाउंड्री ऐसी है सिस्टम से कि सिस्टम से वो हीट को तो ट्रांसफर कर पा रही है, कि वो सिस्टम से तो हीट को ट्रांसफर कर पा रही है, तो बाउंड्री कहना भी सही होगा उसको। आप खुद बताओ, बाउंड्री मैंने कह दिया ये बाउंड्री है, तुम इस बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते मतलब नहीं जा सकते, है ना, नहीं जा सकते मतलब नहीं जा सकते, तो वो आपकी बाउंड्री होगी, लिमिटेशन होगी कि वहीं तक ही आप जा सकते हो, इससे आगे आप नहीं जा सकते, है ना। जैसे भैया लड़कियां बाउंड्री लगाती है, बस इससे फालतू नहीं बोलेगा, इससे आगे नहीं आएगा तू, ठीक है ना। तो उसी टाइप से बाउंड्री एक लिमिट लगा दी कि इससे आगे नहीं जा सकते, मतलब इससे पार कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इसके पार आप नहीं जा सकते, इससे पार कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे ही यहां पर मैं बात करूं, बाउंड्री एक रियल बाउंड्री हो जाएगी, जिससे ना तो हीट बाहर निकल सकेगी सिस्टम से, सिस्टम की बाउंड्री, ना उससे एनर्जी। और एक मैं कहूं कि हीट बाहर निकल पा रही है, एनर्जी नहीं निकल रही, हीट तो बाहर निकल पा रही है बट एनर्जी नहीं निकली, तो वो एक तरीके की क्या हो जाएगी, हो जाएगी इमेजिनरी बाउंड्री। वो क्या हो जाएगी, एक तरीके की जिससे हमारी हीट तो बाहर निकल रही है पर एनर्जी नहीं निकल रही, हीट ट्रांसफर हो रही है बट एनर्जी नहीं हो रही, तो वो एक तरीके क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एक तरीके की इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है। हो जाएगी एक तरीके की इमेजिनरी बाउंड्री, क्लियर, ठीक है। अब जरा सा सिस्टम की टाइप्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब आइए आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। सिस्टम
सिस्टम हमारे कितनी टाइप्स के होते हैं? सिस्टम हमारे होते हैं 3 टाइप्स के, ठीक है। सिस्टम हमारे होते हैं 3 टाइप्स के। एक होता है क्या? ओपन सिस्टम, एक होते हैं हमारे क्लोज्ड सिस्टम, एंड थर्ड वन होते हैं हमारे आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम खुला है, भंडारा खुला। तो अब सभी पता है कि कोई भी चीज अगर डब्बा खुला है, कोई भी सिस्टम खुला है, ओपन पड़ा है, भंडारा खुला दबा के पड़ा है, आओ मार ले जाओ, आओ मार ले जाओ, खुला है वो तो उसमें से तो एक्सचेंज हो जाएगा नहीं सब कुछ, उसके अंदर जो भी है वो बाहर आ सकता है, एक्सचेंज हो सकता है ना। तो ओपन सिस्टम कौन सा होगा? ओपन सिस्टम होगा जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ बोथ मैटर एंड हीट, एक्सचेंज ऑफ बोथ मैटर एंड हीट, इसके अंदर हीट और मैटर, जिससे हीट और मैटर दोनों की दोनों एक्सचेंज हो पाए, एक्सचेंज ऑफ बोथ मैटर एंड हीट। ओपन सिस्टम कैसा होगा? खुला, निकाल ले जाओ भाई, ले जाओ, तो उससे हीट भी एक्सचेंज हो जाएगी। अगर मैं किसी गर्म चीज को बाहर खुला रख देता हूं, ठीक है, हम मान लो दूध गर्म करके लाते हैं जैसे, तो दूध गर्म लाके उसको अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है यानी उसके अंदर की हीट जो है वो बाहर निकल जाती है, हीट उसके अंदर जो थी वो बाहर आ जाती है, उस सिस्टम से हीट जो है वो बाहर सराउंडिंग्स में आ जाती है, उस सिस्टम से हीट एक्सचेंज हो जाती है। वो खुला है, ओपन है, ओपन से हीट एक्सचेंज हो जाएगी, राइट। क्लोज्ड सिस्टम वो होगा जिससे सिर्फ क्या होगी? एक्सचेंज ऑफ हीट। अब देखो, अगर ओपन सिस्टम रहेगा, अगर दूध का पतीला खुला रहेगा तो उसमें से कोई बिल्ली भी निकाल के ले जा सकती है, मुंह मार सकती है, गिर भी सकता है वो, तो उसमें से मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है ना, हीट तो एक्सचेंज होगी ही होगी। ओपन है वो, खुला है, ढका नहीं हुआ दूध का बर्तन, पतीला ढका नहीं हुआ, ओपन है, तो हीट तो बाहर निकलनी है और मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है। ऐसी ही बात करूं मैं क्लोज्ड सिस्टम की, अगर मैं उसको ढक दूंगा तो भी हीट तो बाहर निकलेगी। दूध के पतीले को ढक दो तो ऐसा थोड़ी कि वो ठंडा नहीं होगा, गर्म चीज तो उसमें से हीट तो बाहर निकलेगी, हीट तो एक्सचेंज होगी ही होगी, हीट तो बाहर आएगी ही आएगी, ठंडा तो वो होगा ही होगा, बट मैटर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्लोज हो गया, क्योंकि उसको मैंने क्लोज कर दिया तो उसमें से मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता है ना। तो दूध के पतीले को कवर कर देंगे, हीट तो फिर भी एक्सचेंज होगी, एक्सचेंज ऑफ हीट तो होगी, लेकिन वो दूध के पतीले के ऊपर प्लेट रख देंगे, कवर कर देंगे, तो मैटर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो ये तरीके का क्या हो गया? ये एक तरीके का ये हो गया क्लोज्ड सिस्टम, राइट। एक तरीका ये क्या हो गया? क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर आइसोलेटेड सिस्टम की, आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा होगा जिसके अंदर नो एक्सचेंज, ना तो हीट का एक्सचेंज होगा ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा। क्लोज्ड सिस्टम जिसको अगर मैं पूरा इस तरीके से थर्मस कहते हैं जैसे, है ना, थर्मस के अंदर आप चाय डाल के रखो, बहुत देर तक गर्म रहती है, थर्मस को आप बंद कर दोगे ना तो वो हीट ट्रांसफर कर पाएगी, ठंडी नहीं होती है ना, गर्म की गर्म रहती है, तो ना तो उसमें से हीट एक्सचेंज होती है, ना ही थर्मस में से, थर्मस को बंद कर देंगे तो ना ही चाय एक्सचेंज हो पाएगी, चाय गिर पाएगी, है ना। तो ना तो उसमें से हीट एक्सचेंज होगी ना ही मैटर एक्सचेंज होगा। तो थर्मस क्लोज थर्मस, तो वो एक तरीका क्या हो गया? वो हो गया एक तरीके का आइसोलेटेड सिस्टम। वो एक तरीके का कैसा सिस्टम हो गया? वो हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। अब अगर मैं आपसे कुछ एग्जांपल लूं, ठीक है, अगर मैं आपसे कुछ एग्जांपल लूं, जैसे बताओ यूनिवर्स के अंदर तो सब कुछ आ गया, ब्रह्मांड आ गया, पूरी की पूरी सारे के सारे वो आ गए, अर्थ जुपिटर, ठीक है ना, सारी की सारी आ गई, ठीक है, उसके अंदर हम सब कुछ आगे, सब आगे। यूनिवर्स से कहीं कुछ जा सकता है? पूरे यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, आकाश पताल तलादिम का ना, साइंस की भाषा में बात करें तो सारी लेयर्स आ गई उसके अंदर, सब कुछ आ गया, फिजिक्स में जैसे कहते थे, पढ़ते थे, ठीक है, सब कुछ आ गया यूनिवर्स के अंदर। यूनिवर्स से कुछ जा सकता है? यूनिवर्स से कुछ एक्सचेंज हो सकता है? कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो सकता, है ना। यूनिवर्स के अंदर ही हीट एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, वो यूनिवर्स के बाहर तो नहीं जा रही, यूनिवर्स के बाहर तो कुछ है ही नहीं, यूनिवर्स को ही अगर मैं एक सिस्टम मान लूंगा, उसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, यूनिवर्स पूरा एक सिस्टम हो गया, उसके बाहर तो कुछ नहीं है, ओपन है, उसके बाहर तो खाली है, तो यूनिवर्स से तो कुछ एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो एक ऐसा सिस्टम होगा, ये हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। यूनिवर्स कैसा सिस्टम हो गया? यूनिवर्स हो गया हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब बात करो ह्यूमन बीइंग, आप और मैं जैसे, ह्यूमन बीइंग, आप और मैं जैसे, अब हमारे से तो क्या होती है? हीट भी एक्सचेंज हो सकती है। एसी में बैठो, गर्मी आपको लग रही है, ठंड लगने लग जाती है, क्या हो रहा है? मतलब आपके अंदर की जो हीट थी वो बाहर जा रही है, और मैटर तो एक्सचेंज हम लोग करते ही हैं। अब उसके एग्जांपल मत पूछना मैटर एक्सचेंज कैसे करते हैं, है ना।
ठीक है। तो हम लोगों से हीट भी ट्रांसफर होती है, मैटर भी एक्सचेंज होता है, हीट भी एक्सचेंज होती है, तो हम एक तरीके से सिस्टम हो गए, हम हो गए ओपन सिस्टम। ह्यूमन बीइंग कैसे सिस्टम हुई? ओपन सिस्टम। अगर मैं बात करूं अर्थ की, ठीक है, अर्थ प्लैनेट की, ठीक है, प्लैनेट्स की बात कर रहा था मैं वहां पे। अगर मैं बात करूं अर्थ की तो देखो अर्थ से तो कोई भी चीज एक्सचेंज हो सकती है। अर्थ से हीट जो है वो दूसरे उसमें जा सकती है, प्लेनेट में, एटमोस्फेयर में जा सकती है। अर्थ से मैटर भी जा सकता है। अर्थ से मैटर लेकर तो जाते हैं यूनिवर्स के अंदर, जो प्लेन्स उड़ रहे हैं, प्लेन्स कह रहा हूं, जो मैं मून्स पर लोग जाते हैं, जो सारी की सारी उड़ा रखी है मिसाइल्स, ये सब वो सब, जो सारी की सारी सैटेलाइट्स उड़ा रखी है, वो एक तरीके का मैटर ही तो जा रहा है अर्थ से। अर्थ से तो मैटर भी एक्सचेंज हो पा रहा है, वो मून पर जा रहा है, वो किसी मार्स पे जा रहा है, जुपिटर फलाने ढिमकाने पे जा रहा है, वीनस तो नहीं रहा, ठीक है बेचारा। तो मैटर भी जा रहा है अर्थ से, और हीट तो एक्सचेंज होती ही होती है। तो अर्थ भी एक तरीका कैसा हो गया? ओपन सिस्टम। तो समझ में आ रहा है किस टाइप के एग्जाम्पल को हम ओपन कहेंगे, किस टाइप के को आइसोलेटेड कहेंगे? समझ में आ रहा है? ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, राइट। समझ में आया होगा कि किस टाइप के सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहेंगे एंड किस टाइप के को क्लोज्ड या फिर आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। ठीक है, आगे देखो, ठीक है, आगे देखो, आगे हमारा एक और टॉपिक आता है। ठीक है, अभी आज का लेक्चर हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ही रहेगा। मजा आ रहा होगा आप सबको पढ़ने में, है ना? ठीक है, मजा आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। अब हम बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज which depends upon the properties which depends upon the properties which depends upon the amount of substance, properties which depends upon the amount of substance। वो प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड करेंगी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करेंगी। वो प्रॉपर्टी जो कि किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड करेंगी कि सब्सटेंस का अमाउंट कितना है, तो उस प्रॉपर्टी की उस कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। वो सब की सब प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आप लोग को समझ में भी आ गया होगा, एग्जाम्पल भी आप लोग को पता होंगे। ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, अमाउंट पर डिपेंड करती है? जैसे वेट, वॉल्यूम, है ना? वॉल्यूम, बाल्टी के अंदर जितना ज्यादा वॉल्यूम, जितना ज्यादा पानी होगा उतना ही उसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम क्या होगा? एक तरीके से पानी के अमाउंट पे डिपेंडेंट, है ना? और मास, किसी भी चीज का कितना मास होगा वो उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा। 4 सेब डालूंगा तो मान लो आधा किलो होते हैं, 8 डालूंगा तो वो 1 किलो होंगे। तो जो मास अमाउंट हो गया, मास जो प्रॉपर्टी हो गई, वो किसकी? सेब के अमाउंट पे डिपेंड कर गई, है ना? कि 4 सेब है या 8 सेब है, कितनी क्वांटिटी है, कितने नंबर ऑफ एप्पल्स है, राइट? तो अमाउंट डिपेंडेंट, नंबर ऑफ एप्पल्स पे डिपेंड कर गई, अमाउंट पे डिपेंड कर गई, है ना? तो यानी जो हमारी ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड करेगी कि कितना हम सब्सटेंस का अमाउंट ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ नंबर ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगी। ऑल दीज आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल की बात करनी है, इसके एग्जाम्पल की बात करें, क्या क्या हो जाएगा? मास हो गया, जैसे वॉल्यूम, मास, वॉल्यूम, रेजिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, मास, वॉल्यूम, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं जस्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बता रहा हूं जो कि अमाउंट पे डिपेंड करेंगी। मास करेगा बिल्कुल, वॉल्यूम भी करेगा, रेजिस्टेंस, वायर के अंदर कितना रेजिस्टेंस है, अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ वायर होगी तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। कंडक्टेंस भी ऐसे ही, है ना? एंट्रोपी, रेंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, अगर ज्यादा रेंडमनेस डिसऑर्डरनेस आएगी तो, अगर ज्यादा अमाउंट में आएगी रेंडमनेस डिसऑर्डरनेस तो ज्यादा एंट्रोपी होगी, है ना भाई? अगर कम अमाउंट में डिसऑर्डरेबिलिटी होगी, डिसऑर्डरनेस होगी, ठीक है, कम अमाउंट में होगी तो कम एंट्रोपी आएगी ना। तो ये सब हमारी क्या हो गई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये सब क्या हो गई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बात करें आगे, अब बात करते हैं आगे इंटेंसिव की, राइट? अब बात करते हैं आगे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी की। अब बात करते हैं हम आगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात कर लें। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? क्या होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टीज
which depends upon the properties which depends upon the properties which depends upon the nature of substance, जो उसके amount पे नहीं, nature of substance which depends upon the nature of substance and not on its amount, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टीज जो सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड करेगी कि सब्सटेंस है कैसा, उसका बिहेवियर कैसा है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कैसा बिहेवियर है, उसकी नेचर पर उन बातों पर डिपेंड करेगी, उसके अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगी कि 4 लिए 6 लिए नंबर में या कितने किलो लिए, उसके अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगी, उसकी नेचर पर डिपेंड करेगी। ऐसी प्रॉपर्टीज जो सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड करे, उसके अमाउंट पर डिपेंड ना करे, दीज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देखिए, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर नेचर पे ही तो डिपेंड करेगा। कोई चीज अगर मैं गर्म दूध लूंगा तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और उतनी क्वांटिटी का अगर मैं ठंडा दूध लूंगा, फ्रिज से निकला लूंगा, तो उसका टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर किस पे डिपेंड किया? उसकी नेचर पे कि गर्म है या ठंडा है ना। तो टेम्परेचर हाई या लो होगा, लेकिन अमाउंट तो दोनों की सेम है। अमाउंट पे तो डिपेंड ही नहीं किया कि मैं कहूँ 1 किलो लोगे हमेशा गर्म मिलेगा, आधा किलो लोगे हमेशा ठंडा मिलेगा, ऐसा तो नहीं होता। आधा किलो भी गर्म मिल सकता है, आधा किलो भी ठंडा मिल सकता है। तो जो टेम्परेचर हो गया वो एक तरीके की नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि गर्म है या ठंडा है, लेकिन अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। ऐसे ही ईएमएफ। अब ईएमएफ तो मैंने आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि ईएमएफ क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पीएच भी हमारा क्या रहता है, पीएच भी हमारी नेचर पे रहेगी, अमाउंट पे तो नहीं आती, क्योंकि अमाउंट पे कंसंट्रेशन तो वही रह जाएगी, ठीक है। विस्कोसिटी, अब विस्कोसिटी देखो, विस्कोसिटी आप मान लो शहद ले आओ, आधा किलो शहद ले आओ, वो भी उतना ही विस्कस होगा। आप 1 किलो शहद ले आओ, वो भी उतना ही विस्कस होगा। तो विस्कोसिटी अमाउंट पे तो डिपेंड नहीं करी, नेचर पे डिपेंड करी कि अगर पानी लेके आओगे तो कम विस्कस होगा। नेचर पे डिपेंड करी कि लिक्विड वाटर है या लिक्विड हनी है, नेचर पे डिपेंड करी, अमाउंट पे तो डिपेंड नहीं करी। आप 1 लीटर वाटर लेके आओ, 1 लीटर हनी लेके आओ, विस्कोसिटी अलग अलग होगी, अमाउंट सेम है, जबकि अमाउंट पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रही है कि कैसा सब्सटेंस है, वाटर है या हनी है, राइट, ठीक है। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होंगे, ये सब होंगी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और एक देख लीजिए, मान लो जैसे मैं लिख दूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट को मैंने क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया, एक फिक्स्ड अमाउंट के लिए बता दी। अगर मैं लिख रहा था खाली हीट कैपेसिटी तो वो एक्सटेंसिव होती थी। जब उसको मैंने स्पेसिफिक कर दिया, उसका अमाउंट फिक्स कर दिया, अमाउंट स्टैंडर्ड कर दिया, अमाउंट चेंज नहीं हो सकता, तो वो अमाउंट पे डिपेंड करेगी, कैसे ही करेगी। जब अमाउंट को मैंने फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, उस पर वो वेरिएबल नहीं रहा तो उस पर डिपेंड ही नहीं करेगी। तो ये क्या हो जाएगी, एक तरीके से इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि इसको मैंने अमाउंट तो मैंने इसका फिक्स कर दिया, अमाउंट पे तो डिपेंडेंस छोड़ी ही नहीं मैंने, अमाउंट तो कांस्टेंट कर दिया, अमाउंट को वेरिएबल छोड़ा ही नहीं, अमाउंट पे डिपेंडेंस छोड़ी ही नहीं, यानी अमाउंट को वेरिएबल मैंने हटा दिया, अमाउंट एज ए वेरिएबल मैंने हटा दिया। अमाउंट एज ए वेरिएबल हटा दूंगा तो उस पर वो डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि वो वेरिएबल ही नहीं रहा, अमाउंट तो कांस्टेंट हो गया, तो वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी, तो वो कैसी हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और मैं कह सकता हूं उसको मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये मोलर हीट कैपेसिटी, ये भी मेरी क्या हो जाएगी, एक तरीके से इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर, ठीक है। आगे एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, ठीक है, नोट करके लिख लेना इसको, चाहे इंपॉर्टेंट है, दैट इज, ठीक है, रेशियो ऑफ two extensive quantities is always intensive. दो एक्सटेंसिव क्वांटिटीज का रेशियो हमेशा क्या आएगा, इंटेंसिव। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए जैसे डेंसिटी,
फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम। मास अभी हमने ऊपर पढ़ा कैसा होता है, एक्सटेंसिव। वॉल्यूम अभी पढ़ा हमने ऊपर, इंटेंसिव। और डेंसिटी मेरी कभी भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, डेंसिटी होती है इंटेंसिव। डेंसिटी कभी भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, अमाउंट के इंडिपेंडेंट होती है, तो डेंसिटी होती है इंटेंसिव। डेंसिटी होती है इंटेंसिव, ये कभी भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब हम चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, बेसिक्स में ही अभी हमारा बेसिक्स ही चल रहा है। ठीक है, अभी हमारा थर्मोडायनेमिक्स का बिल्कुल बेसिक्स चल रहा है। मैं कोई आपको अभी हायर लेवल या कुछ एक्सट्रीम पर कभी बिल्कुल भी नहीं लेकर गया। अरे लेक्चर 1 है यार, आज तो चली बारो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत है। ठीक है, तो बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे, मतलब बिल्कुल इतना आराम से नहीं, आराम से कवर करते हुए अच्छे से टॉपिक्स को चलेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम यूनिट कन्वर्जन्स की। ठीक है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यूनिट कन्वर्जन्स बहुत यूज होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से यूज होंगे, तो यूनिट कन्वर्जन्स हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। यूनिट कन्वर्जन्स इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए, याद होने चाहिए। थोड़ा बहुत मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी आपको यूनिट कन्वर्जन्स पढ़ाया था, वही यहाँ पर रिवाइज होंगे, वही यहाँ पर आपके यूनिट कन्वर्जन्स रिवाइज होंगे। तो पढ़िए मेरे साथ, ठीक है, करिए अच्छे से। ठीक है, एक बार फिर से इनको अच्छे से सबको पढ़ देते हैं, राइट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करता हूं जैसे मैं वॉल्यूम की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम में हमें पता है 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं, अभी हम वो कर रहे थे। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। तो हमें पता है 1 मीटर में कितने होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। यानी स्कोर में क्या कह सकता हूँ, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं इसका 1 मीटर क्यूब कर दूंगा तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, इस पूरी टर्म का क्यूब हो जाएगा, यानी 10 की पावर 2 का 3, 10 की पावर 2 का क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब, 10 की पावर 2 का क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। सो 2 3 जा क्या हो जाएगा, ये 6। तो 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएंगे, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि कर दो पुट 2 in 1, अगर मैं कहूं कि रख दो 2 in 1, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 1 मीटर क्यूब दोनों है, 1 मीटर क्यूब की जगह पर ये रख दो, क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। इसके इक्वल आ जाएगा 1000 लीटर। 1000 लीटर, तो 1000 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 10 की पावर 3 लीटर। 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10 की पावर 3 लीटर। तो अब अगर यहाँ से मैं 1 लीटर की वैल्यू निकालूंगा तो 10 की पावर 3 इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा। मैं 1 लीटर के लिए निकालूंगा तो 1 लीटर के लिए 10 की पावर 3 नीचे इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 लीटर में क्या हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, राइट। तो 1 लीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। और देखो हमें पता है 1 मीटर के अंदर कितने डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर के अंदर होते हैं 10 डेसीमीटर, राइट। 1 मीटर के अंदर कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर, है ना। तो अगर मैं कहूं कि 1 मीटर क्यूब कर दो इसका, 1 मीटर क्यूब कर दो तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। क्यूब कर रहे हैं 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब, वही कहानी 3। अब क्या करो आप मान लो कर दो पुट 3 in 1, पुट 3 in 1, 3 को 1 में रख दो, 3 को 1 में रख दो तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब बराबर किसके आ जाएगा, 1000 लीटर्स के, राइट। तो 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब, 1000 लीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3 लीटर लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 लीटर। तो 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कट जाएगी, तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। ये समझ में आया, क्लियर। ठीक है, तो और देखो हमें पता है, हमने अभी ऊपर किया कि 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 लीटर। यानी 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 लीटर के अंदर कितने ml होते हैं, 1000 ml। तो यानी इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3 ml, राइट।
10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं, किसके इक्वल होता है 1 लीटर के, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं 10 की पावर 3 लीटर 3 ml, 10 की पावर 3 मिलीलीटर, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कट जाएगा, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लियर। तो तीनों इंपॉर्टेंट आपने देख लिए यूनिट कन्वर्जन्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझते चलिएगा, समझाकर मैंने यहाँ पे सॉल्व करे हैं, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो आप एक चीज बस याद रखें, एक याद रख लीजिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, और ये भी हम लोग को पता है कि 1 मीटर के अंदर कितने डेसीमीटर होते हैं 10, और ये भी हम लोग को पता है 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। मेन बस आप ये 3 याद रखिए, ये 3 याद रखिए, बाकी काम आपका हो जाएगा, राइट। ये 3 आप याद रखेंगे, बाकी काम आपका हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये 3 आप याद रखिए, बाकी आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वाले को देखें, नेक्स्ट वाले को देखते हैं, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वाले को देखते हैं। नेक्स्ट मान लो मैं लेता हूं किसका, प्रेशर का, ठीक है। प्रेशर हम लोग को अच्छे से पता है क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर हम लोग को अच्छे से पता है क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, राइट। तो प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जिसको मैं क्या कह सकता हूँ, और इसको मैं क्या कह सकता हूँ, और इसको मैं कह सकता हूँ क्या, पास्कल। हमें पता है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है 1 पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है 1 पास्कल, 1 पास्कल, राइट। तो प्रेशर में कन्वर्जेंस कैसे होता है, 1 atm क्या होता है, 1 atm कितना होता है, ये तो हम पढ़ते आते हैं, ये तो हम 12th लेवल पे पढ़ के आते हैं। 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 atm, 1 atm को और मैं क्या लिख सकता हूँ 101,325 पास्कल, 101,325 पास्कल। और एक एटीएम को क्या लिख सकता हूं मैं 1 एटीएम को 101,325 पास्कल, राइट। और क्या लिख सकता हूं इसको, देखो और क्या लिख सकता हूं 1 एटीएम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 101.325 किलो पास्कल। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा तो किलो आ जाएगा, है ना, 10 की पावर 3 करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, राइट, किलो आ जाएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 एटीएम को, और क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं मान लो और 2 जीरो के बाद लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, क्योंकि ये 3 पर किलो होता है तो 5 पर क्या लिख लेंगे फिर 10 की पावर 5, 5 जीरो के बाद लगाऊंगा, 5 पॉइंट्स के बाद जीरो लगाऊंगा, है ना, 5 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाऊंगा, 5 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है, याद रखना 5 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा फिर वो 10 की पावर 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, राइट। अगर मैं 5 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाया था तो 10 की पावर 5 आ जाएगा। और हमें पता है कि 10 की पावर 5 पास्कल क्या होता है 1 बार। 10 की पावर 5 पास्कल क्या होता है 1 बार, ये हमें अच्छे से पता है। 10 की पावर 5 पास्कल क्या होता है 1 बार, तो यानी 1 एटीएम क्या हो जाएगा 1 एटीएम क्या हो जाएगा 1 एटीएम हो जाएगा 1.01325, 10 की पावर 5 पास्कल की जगह 1 बार 1 बार 1 एटीएम क्या हो जाएगा 1 एटीएम क्या हो जाएगा 1.01325 बार। इंपॉर्टेंट यहां से आप 1 बार की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। 1 बार की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई इसके कर देंगे 1 बाई 1.01, तो ये क्या आ जाएगा 1 बार आ जाएगा 0.987 एटीएम। 1 बार कितना आ जाएगा 1 बार आ जाएगा 0.987 एटीएम, क्लियर, ठीक है। तो 1 बार कितना आ जाएगा 1 बार आ जाएगा 0.987 एटीएम, ठीक है। और देखो और भी 1 एटीएम को हम क्या लिख सकते हैं 760 mm ऑफ एचजी, 760 mm ऑफ एचजी। ये सब आपको याद करने, ये यूनिट कन्वर्जन आपको याद करना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 760 टॉर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 760 टॉर, ठीक है ना, सही है, ये तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं इसको हम, है ना, ये भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख लेंगे, ठीक है, इस तरीके से भी लिख लेंगे, क्लियर, ठीक है। अब अगर मैं आगे थर्ड यूनिट कन्वर्जेंस में बात करूं एनर्जी की, थर्ड हम बात किसकी करेंगे एनर्जी की, ठीक है। तो एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए, एनर्जी के यूनिट कन्वर्जेंस पढ़ने के लिए हम बेसिकली यहां पर पढ़ेंगे किसके बारे में, यूनिवर्सल
गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट आप लोगों ने सुना होगा, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर। एनर्जी के बेसिकली यूनिट कन्वर्जन्स पढ़ने के लिए हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में स्टडी करेंगे, हम यहाँ स्टडी करेंगे गैस कांस्टेंट के बारे में, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दैट इज आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, आर की वैल्यू हम लोग को पता है डिफरेंट एनर्जी की टर्म्स पे कैसी रहती है, कैसी रहती है, क्या क्या होती है। एक तो ये होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। इनकी डेरिवेशन तो हम 12th क्लास में सीखते हैं, 11th 12th में, राइट। तो आर की वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और हमें पता है आर की वैल्यू कैलोरीज में कितनी होती है, कैलोरीज में कितनी होती है 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। कैलोरीज में कितनी होती है 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। और हमें पता है अगर मेरा प्रेशर और वॉल्यूम एटमॉस्फेयर लीटर में रहेंगे, अगर प्रेशर और वॉल्यूम एटमॉस्फेयर लीटर में रहेंगे तो हमें पता है आर की वैल्यू क्या लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल, 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। और भी हमें पता है, सॉरी एक सेकेंड, और भी हमें पता है आर को अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू बार लीटर्स में लेता हूं, अगर मैं प्रेशर को बार्स में लेता हूं, वॉल्यूम को लीटर्स में ही रखता हूं, राइट। अगर मैं प्रेशर को बार में लेता हूं, वॉल्यूम को लीटर में ही रखता हूं, तो आर की वैल्यू क्या होती है 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल, 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये सब बातें आप याद रख लेंगे, ये सब वैल्यूज आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, आर का प्रेशर का यूनिट कन्वर्जन, वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन, तो ये सब आपको याद होना चाहिए, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा यूनिट कन्वर्जन को, इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के अंदर बहुत से यूनिट कन्वर्जन यूज होंगे। ठीक है, तो इन सबको आप अच्छे से याद करिए। ठीक है, आगे चले, आगे क्वेश्चन लेते हैं पहले। ठीक है, आगे चलने से पहले इन यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड क्यों ना एक क्वेश्चन हो जाए, क्या करो आप बताओ, कन्वर्ट 20 जूल इंटू कैलोरीज। कन्वर्ट करो किसको 20 जूल को कैलोरीज में, कन्वर्ट करो किसको 20 जूल को कैलोरीज में। ठीक है, आइए करते हैं। ठीक है, हमें पता है आर की, देखो ये कैलोरीज में वैल्यू है, ये जूल्स में वैल्यू है दोनों आर की वैल्यू, और मुझे जूल से केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं से इन दोनों को, मतलब इन दोनों की कोई वैल्यू लिखनी पड़ेगी कि एक क्वांटिटी की कोई वैल्यू जूल में हो, किसी उसी की क्वांटिटी की कोई वैल्यू, उसी क्वांटिटी की एक वैल्यू कैलोरीज में हो, तो मुझे लिखना पड़ेगा उनको, तभी तो जूल और केल्विन में रिलेशन आएगा। कि अगर उन दोनों को मैं इक्वेट करूंगा, एक तरफ जूल हो एक तरफ केल्विन हो, तो दोनों को इक्वेट करूंगा तभी तो जूल और केल्विन में रिलेशन निकलेगा, है ना भाई, तभी निकलेगा, और कैसे निकलेगा, नहीं तो अगर मुझे जूल से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मुझे जूल और केल्विन में रिलेशन चाहिए। वो कैसे आएगा, जब कोई टर्म जो जूल्स में एक्सप्रेस हो, वही टर्म वही क्वांटिटी अगर कैलोरीज में भी एक्सप्रेस हो, तो दोनों को इक्वेट करके एक तरफ जूल आ जाएगा एक तरफ केल्विन आ जाएगा, फिर मैं निकाल लूंगा कि एक तरह 20 जूल्स के अंदर कितनी कैलोरीज होंगी। तो मुझे कोई ऐसी क्वांटिटी देखनी पड़ेगी जो जूल्स में भी एक्सप्रेस होती हो कैलोरीज में, ये रही आर आपका किस में जाता है, आर आपका जूल्स में भी एक्सप्लेन होता है एंड कैलोरीज में भी एक्सप्लेन होता है ना। आर आपका जूल्स में भी डिफाइन होता है, कैलोरीज में भी होता है, और दोनों आर है, दोनों आर की वैल्यू है, तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं, है ना, दोनों सेम क्वांटिटी की तो वैल्यू है भाई आर की, दोनों गैस कांस्टेंट की वैल्यू है, तो दोनों को मैं एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकता हूं, तो कर दो कंपेयर। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल, उसको कैलोरीज में लिख लो, 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। जूल से कैलोरीज में कन्वर्ट करना है तो दोनों की मुझे कोई एक क्वांटिटी ऐसी लेनी पड़ेगी जो दोनों में एक्सप्रेस होती हो, क्योंकि वो एक ही क्वांटिटी होगी दोनों में एक्सप्रेस, तभी तो उन दोनों को मैं इक्वेट कर पाऊंगा, क्योंकि वो एक ही क्वांटिटी के हैं, एक ही क्वांटिटी के लिए है ना भाई। तो आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जूल्स में भी एक्सप्लेन होता है एंड कैलोरीज में भी होता है, तो दोनों के दोनों आर की वैल्यू है, तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं, तो जूल और कैलोरीज में रिलेशन दे देगी मुझे, है ना। तो पर केल्विन पर मोल से पर केल्विन पर मोल कट जाएगा, मुझे किसमें निकालना है 20 जूल को कैलोरीज में कन्वर्ट करना है कि 20 जूल के अंदर कितनी कैलोरीज होंगी, राइट।
तो 1 जूल के अंदर कितनी हो जाएंगी, 2/8.314, ये इधर आ जाएगा ना कैलोरीज। 1 जूल के अंदर इतनी कैलोरीज होंगी। 20 जूल के अंदर कितनी कैलोरीज हो जाएंगी, 2/8.314 इंटू 20 जूल्स के अंदर कितनी कैलोरीज हो जाएगी, इतनी इतनी। तो ये क्या आ जाएगा, 40/8.314 कैलोरीज। 40/8.314 कैलोरीज। कर लेंगे सॉल्व, कर लेंगे सॉल्व, करते रहना रहे खुद। अब मैं ये बातें बताने बैठूं, करते रहना खुद सॉल्व, ठीक है ठीक है। एक और यूनिट कन्वर्जन आप याद रखें छोटा सा, कि 1 लीटर बार जो होता है वो होता है 100 जूल के इक्वल, ठीक है। 1 लीटर बार किसके इक्वल होता है, 1 लीटर बार होता है 100 जूल के इक्वल, ठीक है। क्लियर, तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं हम आगे, आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैक्सवेल स्क्वायर, दैट इज मैक्सवेल स्क्वायर, ठीक है। इसको दुनिया मैजिक स्क्वायर भी कह देती है। कई लोग तो आपको आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर ये बोलते भी मिल जाएंगे कि ये स्क्वायर, ये डब्बा, ये मैंने बनाया है, ये जादू मैंने दिखाया है, मैंने डिराइव करा है आप लोगों को बताने के लिए। बट ऐसा कोई सत्य नहीं है, बिल्कुल झूठ बात है। आपके सामने वो बड़ा ही मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैक्सवेल बाबा थे, मैक्सवेल बाबा ने स्क्वायर दिया, मैक्सवेल बाबा ने ये जादू निकाला, मैक्सवेल बाबा ने एक ऐसा जादुई डब्बा बना दिया, मैजिक स्क्वायर बना दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मैजिक स्क्वायर। मैक्सवेल बाबा ने एक मैजिक स्क्वायर बना दिया, जादू डब्बा बना दिया, मैजिक स्क्वायर, ठीक है। मैक्सवेल बाबा ने बनाया मैजिक स्क्वायर, राइट। मैक्सवेल बाबा ने मैजिक स्क्वायर बनाया, मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे रिलेशंस को देखते दाखते दिमाग लगाकर ये डब्बा बना दिया। एक तरीके का उन्होंने एक तरीके से जादू ही कर दिया, इसलिए इसको कह देते थे हम मैजिक स्क्वायर। तो अब हम भी देखेंगे वो जादू, अब हम भी पढ़ेंगे उस जादू के बारे में, उस जादू को पढ़ेंगे, उस जादू से क्या क्या निकलता है, या सारे रिलेशंस कैसे उस जादू में फिट हो गए, सब समझेंगे हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उल्टा समझेंगे। मैक्सवेल बाबा जितना दिमाग तो हम लगा नहीं सकते, उन जितना साइंटिस्ट बाबा लोग जितना दिमाग तो आपके और मेरे पास, हमारे पास है ही नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम उनके स्क्वायर से, उनके जादुई डब्बे से रिलेशन निकालेंगे। मैक्सवेल बाबा ने क्या किया था, रिलेशन से स्क्वायर बना दिया था। हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर से ही रिलेशन समझेंगे, ठीक है। हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम फालतू में फोकटिया में हमको बहुत काम रहता है, तो हमें ज्यादा दिमाग इधर नहीं लगाएंगे, हम बाकी सब चीजों को भी दिमाग लगाएंगे, है ना। तो ज्यादा दिमाग यहाँ नहीं लगाएंगे, इसको आराम से कॉमनली समझते हुए, आराम से कॉमनली इसको अच्छे से समझते हुए हम आगे चल देंगे, ठीक है। कॉमनली इसको आराम से समझेंगे, हम समझेंगे बॉक्स को स्क्वायर को समझते हुए हम रिलेशंस डिराइव कर लेंगे। हम उतना दिमाग नहीं लगाएंगे कि रिलेशन से डब्बा बनाए, हम डब्बे से रिलेशंस बना लेंगे, ठीक है। तो क्या था मैक्सवेल का मैजिक स्क्वायर, क्या था, ये था कुछ ऐसा, मैक्सवेल स्क्वायर था कुछ ऐसा, ठीक है। ये एरो इधर से इधर और ये एरो इधर से इधर, क्या क्या थे यहाँ पे, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, ए गोड अब उठा ले, लाइक दैट आप और मेरी हमारी जैसी फील हो रखी थी लॉकडाउन के अंदर, भैया बहुत थक लिए उठा ले, ए गोड अब उठा ले। तो वही चीज यहाँ पे, इसको याद रखेंगे हम, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, ए गोड अब उठा ले, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गोड अब उठा ले, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गोड अब उठा ले, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गोड अब उठा ले, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। बस याद रखना है कि एस से एरो जाएगा एंड पी से भी एरो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप बातें समझते जाना, मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना, तभी आपके रिलेशंस जो अब हम आगे करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, ये रिलेशंस बन पाएंगे। मैं इनकी कोई थ्योरी नहीं लिखवाता, कोई भी नहीं लिखवाता कि ऐसे ऐसे इसको याद रखो बनाने के लिए, हर कोई समझा के आपको जाएगा, वही समझने की बातों को आपको अपने दिमाग के अंदर फिट करना होगा ही होगा, उस समझने की बातों को आपको दिमाग के अंदर फिट करना होगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, एक छोटी सी बात याद रखेंगे, जिससे एरो जाएगा, जिससे एरो जाएगा, जिससे एरो जाएगा उसके लिए आएगा पॉजिटिव साइन,
जिस पर एरो आएगा, जिस पर एरो आएगा कहाँ क्या आएगा, नेगेटिव साइन। जिस पर एरो आएगा उसके लिए क्या आएगा, नेगेटिव साइन। अगर जिससे एरो जाएगा, जिससे एरो जाएगा उसके लिए क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर इसमें मैं बात करूं, इसमें मैं आपको बताऊं कि हमारे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी एनर्जी, एनर्जी की टर्म्स ये रही सारी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये सब हमारी क्या है, एनर्जी की टर्म्स। ये सब हमारी क्या है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी मतलब एनर्जी, तो ये सब है हमारे थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक्स के पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिक्स की एनर्जीज। क्या क्या, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। ऐसे ही मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जो वेरी करेंगे वो सब क्या है, वो ये हैं, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो जो हमारे थर्मोडायनेमिकली वेरी करेंगे वेरिएबल्स वो क्या क्या है, एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, राइट, एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे रिलेशंस बनाना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशंस बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिलेशंस बनाएंगे किस किस के बीच में, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, thermodynamic potentials, thermodynamic potentials in terms of thermodynamic potentials in terms of thermodynamic variables, thermodynamic potentials in terms of thermodynamic variables, thermodynamic potentials in terms of thermodynamic variables। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स को हम वेरिएबल्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स को हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स को हम वेरिएबल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। राइट, आइए करते हैं एक बार मैक्सवेल स्क्वायर को फिर से यहाँ पे बना लेते हैं छोटा सा। क्या था, सत्य प्रकाश वेरी टाइट, एंट्रोपी से जा रहा था एरो, प्रेशर से भी एरो जा रहा था, तो इन दोनों के लिए साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। इन दोनों के लिए साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। राइट, हे गोड अब उठा ले। ठीक है, तो हे गोड अब उठा ले, ये हो गया। अब आइए इनको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स को एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, पोटेंशियल्स को एक्सप्रेस करेंगे वेरिएबल्स की टर्म में। तो पोटेंशियल्स को एक्सप्रेस करना है तो मान लो सबसे पहला पोटेंशियल मैं लेता हूं DH। कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सीधी ट्रिक ये बता रहा हूं, सीधी ट्रिक बता रहा हूं, वही हर कोई बताता है, वही याद रखिए। देखो H के आजू बाजू में वेरिएबल कौन कौन सा है, एंट्रोपी एंड प्रेशर। H के आजू बाजू में वेरिएबल्स कौन सा है, एंट्रोपी एंड प्रेशर, तो इनका ले लेंगे हम डेरिवेटिव। ठीक है, एंथैल्पी के आजू बाजू में कौन सा वेरिएबल है, S&P, तो इनका लेंगे डेरिवेटिव। अब देखेंगे ये जो आजू बाजू में वेरिएबल्स हैं, अगल बगल में जो वेरिएबल्स है, इनसे एरो जा रहा है या इन पे एरो आ रहा है। ठीक है, तो इससे एरो, एंट्रोपी से देखो एरो जा रहा है तो पॉजिटिव साइन रहेगा यहाँ पे, प्रेशर से भी एरो जा रहा है, पॉजिटिव साइन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, एंट्रोपी से एरो कहां जा रहा है, टी पे, टेम्परेचर पे, तो टी लिख देंगे यहाँ पे। इसको दोबारा लिखता हूं ठीक है, प्लस डीपी, क्योंकि ये आजू बगल में इसके क्या था, प्रेशर, उसका डेरिवेटिव। प्रेशर से एरो जा रहा है तो क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। कहां जा रहा है, वी पे, वॉल्यूम पे, तो वी, तो क्या हो जाएगा ये, DH बराबर TDS प्लस TDP, DH बराबर TDS प्लस VDP। राइट, ऐसे ही मान लो मैं लिखता हूं DG जी के लिए लिखे, DG के लिए इसके अगल बगल में कौन से वेरिएबल्स है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो DP DT, प्रेशर एंड टेम्परेचर दो वेरिएबल, तो इन दोनों को लिख दिया मैंने PNT डेरिवेटिव की फॉर्म में, PT। अब देखो पहला जो वेरिएबल है प्रेशर, उससे एरो जा रहा है तो कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव। टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, जो वेरिएबल है जी के बगल का जो वेरिएबल है T, उसका लिखा मैंने DT, उस टेम्परेचर पर एरो आ रहा है, उस पर तो एरो आ रहा है, टेम्परेचर पर एरो आ रहा है तो कैसा साइन आ जाएगा, नेगेटिव। आ रहा है तो कैसा साइन आ जाएगा, नेगेटिव। अब बाकी चीजें पूरी कर लो, टी से एरो कहां जा रहा था, वी पे, तो वी, टी के सामने कौन है, टी के सामने कौन है, एस, तो आ जाएगा एस। तो डीजी क्या हो जाएगा, डीजी हो जाएगा VDP माइनस
एस डी टी, ये सब रिलेशंस आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ही रखे हैं, है ना। ये सब रिलेशंस तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ही रखे हैं। डी एच क्या होगा, टी डी एस प्लस वी डी पी, डी जी क्या होगा, वी डी पी माइनस एस डी टी, ये तो आप लोगों ने पढ़ ही रखे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी ये रिलेशन यूज किया था हमने, है ना। डी एच बराबर टी डी एस प्लस वी डी पी, डी जी बराबर वी डी पी माइनस एस डी टी। अब ऐसे ही मैं बात करूं मान लो डी ए की, डी ए के अगल बगल में देख लो फिर कौन है, वही काम करना है, तीन ही रूल फॉलो होंगे इसको एक्सप्रेस करने के लिए। अगल बगल में देखो वेरिएबल कौन सा है, उसको डेरिवेटिव लिखो, उन पे साइन आ रहा था जा रहा था उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस, कहां से उनके आमने सामने कौन था, कहां से एरो आया गया वो लिख दो साथ में। बस यही तीन रूल्स थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स को उनके वेरिएबल्स की टर्म्स में एक्सप्लेन करने में यूज होंगे, यही तीन रूल यूज होंगे, ठीक है। अब बात करूं मैं डी ए की, तो डी ए के अगल बगल में कौन है, वॉल्यूम टेम्परेचर, सो क्या हो जाएगा डीवी डी, जो जो अगल बगल में होगा उनका डेरिवेटिव लेना है, यही किया था हमने, देखो यही किया था, जो अगल बगल में है उनका क्या लेंगे, डेरिवेटिव ले लिया। अब वॉल्यूम पर देखो एरो आ रहा है नेगेटिव साइन, टेम्परेचर पर भी एरो आ रहा है नेगेटिव साइन, राइट। टेम्परेचर के सामने कौन है, एस, एरो कहां से आ रहा था, एंट्रोपी से। वॉल्यूम के सामने कौन है, प्रेशर, प्रेशर से एरो आ रहा था, तो डीए का क्या बन जाएगा, डीए बन जाएगा माइनस पी डीवी माइनस एस डी टी, डीए क्या बन जाएगा, माइनस पी डीवी माइनस एस डी टी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम पर एरो आ रहा था तो नेगेटिव साइन, टेम्परेचर पर भी आ रहा था उस पर भी नेगेटिव साइन। अब मैं फोर्थ के लिए बात करूं, डी यू फोर्थ के लिए बात करें डी यू, तो डी यू के अगल बगल में क्या है, एस एंड वी, तो डी एस डी वी, एस एंड वी डी एस डी वी। अब देखो एस है ना, एस है तो एस से एरो जा रहा है, एस से तो एरो जा रहा है तो इस पे कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव। वॉल्यूम है उसके बगल में साथ में, वॉल्यूम पर एरो आ रहा है तो कैसे साइन आएगा, नेगेटिव। एस से कहां जा रहा है एरो, टी पे टी आ जाएगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम पर एरो आ रहा है, कहां से आ रहा है, पी से, तो ये तो डी यू क्या हो जाएगा, टी डी एस माइनस पी डी वी। ये रिलेशंस आप लोगों ने डायरेक्ट पढ़े होंगे। अब आपको समझ में आएगा, अब आपको समझ आया होगा कि मैक्सवेल स्क्वायर से ये रिलेशन कैसे बनेंगे, मैक्सवेल स्क्वायर से ये रिलेशन कैसे बनेंगे। अब इसको कोई थ्योरेटिकली नहीं लिखवाता है कि जो आपका जिस वेरिएबल के बारे में लिख रहे हो पहले उसके अगल बगल वाले लिखो, फिर देखो एरो जा रहा है तो पॉजिटिव, आ रहा है तो नेगेटिव, ये सब हर कोई समझाता है। उम्मीद करता हूं हर कोई समझा कर वो कराता है, ताकि आप भी जब आप आगे बाद में इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, तो आप अच्छे से समझ पाएं कि ये कैसे डिराइव हुए। तभी इनको समझाकर ऐसे लिखवाया जाता है, इनकी गाथा नहीं लिखवाई जाती, ताकि जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको पता लग जाए, आप समझ पाएं कि ये किस तरीके से लिखे गए हैं। क्योंकि अगर पेपर के अंदर लिखना आया तो आप लिख पाए, ताकि, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से इनको लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया होगा। एक बार फिर से बताता हूं, जिसके लिए लिख रहे हैं उसके अगल बगल वालों का डेरिवेटिव, उन वेरिएबल्स के डेरिवेटिव पर, वेरिएबल पर ये देखो एरो आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है तो पॉजिटिव साइन लगा दो, जा रहा है तो नेगेटिव साइन लगा दो, उन पर एरो आ रहा है तो नेगेटिव लगा दो, उनसे एरो जा रहा है तो पॉजिटिव साइन लगा दो, जहां जा रहा है वहां लिख दो, जहां से आ रहा है उसके हिसाब से उनके आगे लिख दो, बस खत्म कहानी, ठीक है। अब सेकंड थिंग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, अब हम एक्सप्रेस करेंगे किसको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, राइट। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेस करने के लिए एक बार फिर से यहाँ पे मैक्सवेल स्क्वायर बनाए थे, ठीक है, ताकि हमें आराम से दिखता रहे। सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, एक गोट अब उठा ले, ठीक है। सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड हो गया भैया, उसको भगवान अब उठा ले, एक गोट अब उठा ले, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं किसमें, पोटेंशियल्स की टर्म में। पहले हमने किसको किया था, पोटेंशियल को वेरिएबल में, अब करेंगे हम वेरिएबल को पोटेंशियल में, ठीक है। अब हम वेरिएबल्स क्या क्या है,
सत्य प्रकाश वेरी टाइट, एंट्रोपी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, इनको हम पोटेंशियल्स की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। पोटेंशियल्स क्या क्या है? एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो सत्य प्रकाश वेरी टाइट, हेगो डब उठा ले, एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, अब हमें क्या करना है? इन वेरिएबल्स को एक्सप्रेस करना है, राइट। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें इन वेरिएबल्स को एक्सप्रेस करना है, एसपीवीटी को। आइए करते हैं, आइए करते हैं। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? देखो, जिसको एक्सप्रेस करना है उसको लिख दो डीएस। ठीक है, अब देखो, अब देखो, उससे एरो कहां जा रहा है? टी पे, टी पे। तो सबसे पहले नीचे जहां पे एरो जा रहा होगा ना, जिसका वेरिएबल एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसका एरो जहां जा रहा होगा वो लिख देंगे, उसका एरो जहां जा रहा होगा वो लिख देंगे। अब देखो, जहां एरो जा रहा था उसको नीचे लिख देंगे, उसका एरो जहां जा रहा होगा, जिस पर जा रहा होगा, उसको उसका डेरिवेटिव नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर पर देखो, टेम्परेचर लिख दिया हमने। अब टेम्परेचर पर देखो, एरो आ रहा है, आ रहा है तो नेगेटिव। टेम्परेचर पर एरो आ रहा है तो नेगेटिव। अब देखो, इसके पास दो रास्ते हैं, इधर भी चला जाए टी से या इधर चला जाए, तो दूसरे वाले को भी लिख देते हैं। ठीक है, टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर आएगा। अब देखो, अब देखो, ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को। तो अगर मैं यहां से इधर चलूंगा, टेम्परेचर से गिब्स गिब्स फ्री एनर्जी की तरफ चलूंगा, तो ऊपर क्या आएगा? जी। तो यहां लिख देंगे डेल जी, डेल जी। उसके ऊपर क्या है? पी, पी आ जाएगा कांस्टेंट, पी आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो डीएस एक्सप्रेस कर रहे थे, डीएस को एक्सप्रेस कर रहे थे, कहां गया है उसका एरो? टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे। तो नीचे टेम्परेचर का वेरिएबल, टेम्परेचर का वेरिएबल, टेम्परेचर पर एरो आ रहा है, आ रहा है तो इसका साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। टेम्परेचर पर एरो आ रहा है, आ रहा है तो इसका साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, नेगेटिव। अब चल देते हैं हम इधर, इधर तो चल चुके, गिब्स फ्री एनर्जी की तरफ तो चल चुके, अब चल देते हैं हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के ऊपर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? डेल ए, डेल ए, डेल ए एंड कांस्टेंट फिर क्या आ जाएगा उसके आगे? वी। कांस्टेंट उसके आगे क्या आ जाएगा फिर? वी। ठीक है, ठीक है। ये हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को, वेरिएबल को एक्सप्रेस करें ना, तो एस लिखेंगे, डीएस नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लो, अगर मैं कहता हूं कि प्रेशर को एक्सप्रेस करते हैं, प्रेशर को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, प्रेशर के सामने क्या है वेरिएबल? वॉल्यूम, वॉल्यूम। ठीक है, तो दोनों बारी वॉल्यूम लिख देते हैं हम। प्रेशर के सामने क्या है वेरिएबल? वॉल्यूम, वॉल्यूम, तो दोनों बारी वॉल्यूम लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो, उसके सामने क्या है वेरिएबल? वॉल्यूम, वॉल्यूम। वॉल्यूम पर एरो आ रहा है, वॉल्यूम पर एरो आ रहा है तो साइन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव, राइट। वॉल्यूम पर एरो आ रहा है, आ रहा है, वॉल्यूम पे तो एरो आ रहा है ना भाई। हमें ये नहीं देखना कि प्रेशर से जा रहा है, ना 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 ना, ये गलती नहीं करनी भैया, ये गलती नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी, भारी गलती हो जाती है ये, ऐसी भारी गलती नहीं करनी। ठीक है, ऐसी भारी गलती बिल्कुल नहीं करनी हमको। क्या है, क्या है? पी, पी। तो हमें देखना है कि जिस पर एरो गया ना, जिस पर एरो गया, उस जिसका डेरिवेटिव आया, जिसका डेरिवेटिव आया, उससे हमें देखना है कि उस पे एरो आया था या उससे गया था, उस पर एरो आ रहा था या उससे जा रहा था। जिसका नीचे हम डेरिवेटिव लिखेंगे उसका देखना। यहाँ पे भी तो देखो ये किया, एंट्रोपी के सामने क्या था? टेम्परेचर। तो हमने टेम्परेचर पर देखा, जिसका डेरिवेटिव लिख रहे थे उस पर देखा कि एरो आ रहा है या जा रहा है, राइट। तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर पे देखा था, क्योंकि टेम्परेचर का डेरिवेटिव लिया था, तो टेम्परेचर पर एरो देखा था हमने कि आया, आया या गया। तो ऐसे ही यहाँ पर वॉल्यूम ले रहे हैं, वॉल्यूम डेरिवेटिव में ले रहे हैं, राइट, वॉल्यूम डेरिवेटिव में ले रहे हैं। तो वॉल्यूम पर एरो देखेंगे कि वॉल्यूम पर एरो आ रहा है या जा रहा है। तो वॉल्यूम पर एरो आ रहा है, आ रहा है तो नेगेटिव। अब इस तरफ चल दे एक बार, तो क्या आ जाएगा ऊपर? डेल यू, डेल यू यहाँ क्या आ जाएगा? एस। इस तरफ चल दो, इस तरफ चल दो, वॉल्यूम है नीचे, वॉल्यूम का डेरिवेटिव है, वॉल्यूम का डेरिवेटिव है, तो वॉल्यूम के डेरिवेटिव पर वॉल्यूम पर एरो आ रहा है तो नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। इस तरफ चल दो तो ऊपर क्या आ जाएगा? डेल ए, डेल ए। यहाँ क्या आ जाएगा नीचे? फिर कांस्टेंट आगे टी, यहाँ क्या आ जाएगा नीचे? कांस्टेंट टी। ठीक है, तो अब ऐसे ही अब टेम्परेचर को एक्सप्रेस कर दे, टेम्परेचर को एक्सप्रेस कर दे। टेम्परेचर, टेम्परेचर के सामने किस किसका डेरिवेटिव आएगा? टेम्परेचर के सामने क्या है? एंट्रोपी, एंट्रोपी। तो अब देखो, अब हम किसकी बात करेंगे? जिसका डेरिवेटिव है उस पे एरो देखते हैं, जिसका डेरिवेटिव लेते हैं, जिसका डेरिवेटिव लेते हैं उस पर एरो देखते हैं कि उस पे एरो आया या गया। जिसका डेरिवेटिव लेते हैं उस पर देखते हैं कि उससे एरो आया गया, गया, आया या गया। जिसका डेरिवेटिव लेते हैं उस पर एरो देखते हैं, तो उस पे अगर डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं? एंट्रोपी का, एंट्रोपी का। तो एंट्रोपी से एरो जा रहा है, एंट्रोपी से एरो जा रहा है, जा रहा है तो कैसे साइन आएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव। जा रहा है,
जा रहा है तो कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव। एक बार इधर चल दो तो क्या आ जाएगा ऊपर, डेल एच टी। इधर चल दो, इधर चल दो तो क्या आ जाएगा, डेल यू वी। क्लियर, ठीक है। ऐसे ही अब मैं वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर दूं, वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर दूं। वॉल्यूम के सामने क्या है, डेरिवेटिव, क्या है सामने, डेरिवेटिव पी। वॉल्यूम के सामने क्या है, डेरिवेटिव पी, प्रेशर। इसको हम यहां नहीं लिखते, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आपको। इसको हम अभी आगे लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, राइट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम पर देखो, वॉल्यूम से देखो, वॉल्यूम से देखो, वॉल्यूम के सामने क्या है, क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर का डेरिवेटिव, राइट, जो उसके सामने होगा उसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं उससे देखते हैं एरो, है ना, जिसका डेरिवेटिव ले रहे होते हैं हम उससे देखते हैं एरो कि उससे आ रहा है या जा रहा है। तो किसका डेरिवेटिव लिया हमने वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम के लिए प्रेशर का, तो प्रेशर से देखो एरो आ रहा है या जा रहा है, प्रेशर से एरो जा रहा है, जा रहा है तो कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। तो एक बार इधर डायरेक्शन में चल दो, क्या हो जाएगा ये, डेल जी टी। एक बार इधर डायरेक्शन में चल दो, ये क्या हो जाएगा, डेल एच एस। समझ में आया, समझ में आया। तो ये चार हमारे रिलेशंस बन जाएंगे, ठीक है, ये चार हमारे रिलेशन हो जाएंगे। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ thermodynamic variables, thermodynamic variables expressed in terms of thermodynamic potentials। पोटेंशियल को वेरिएबल की टर्म में तो हमने अभी ऊपर किया, पोटेंशियल्स को वेरिएबल्स की टर्म में तो हमने ऊपर एक्सप्रेस किया। यहां पर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं वेरिएबल्स को पोटेंशियल्स की टर्म में। तो क्या करना है, एक बार फिर से ट्रिक सुनो इसकी सारी, कैसे एक्सप्रेस होंगे। एंट्रोपी का मान लो ले रही है, एंट्रोपी का ले रही है, तो एंट्रोपी कहां पर जा रही है, कहां है, एंट्रोपी के सामने क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं उससे साइन देखेंगे कि उस पर साइन आया या उससे गया। जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं उस पे वॉच करेंगे। तो जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, किसका ले रहे थे एंट्रोपी के लिए डेरिवेटिव, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर पर एरो आ रहा था, तो जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं उस पे अप्रोच करनी है, उसको देखना है। तो टेम्परेचर पर एरो आ रहा था तो कैसा साइन आ जाएगा उसके लिए, नेगेटिव। एक्सप्रेस कर देना आगे, कर लोगे, इतना तो कर लोगे, फिर तो दोनों डायरेक्शन में जाना है, बस कुछ भी नहीं, कर लोगे ये सब, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखो थर्ड टाइप, ठीक है, थर्ड काइंड जो हम थर्ड रिलेशंस निकाल सकते हैं मैक्सवेल स्क्वायर से, क्या है वो, relation between partial derivatives of thermodynamic variables, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के पार्शियल डेरिवेटिव्स के बीच में रिलेशन निकालेंगे, राइट। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के पार्शियल डेरिवेटिव्स के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे। आइए निकालते हैं रिलेशन, किसके बीच में, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के पार्शियल डेरिवेटिव्स के बीच में, ठीक है। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के जो वेरिएबल्स हैं उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स के बीच में वेरिएबल्स का डेरिवेटिव लेंगे बस, यानी यहां पर किसकी बात होगी, तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स थे एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, राइट। एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स के बीच में रिलेशन देखेंगे, राइट, ठीक है। तो सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, इन्हीं से डील होगा क्योंकि यही है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, है ना। ए गॉड अब उठा ले, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स हो गए, इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स के बीच में रिलेशन देखते हैं। बहुत ईजी है ये, बहुत मजेदार है ये बहुत मजेदार है। क्या करेंगे इसके अंदर हम, इसके अंदर हम पैरेलल ट्रेवल करेंगे। व्हाट द मीन्स बाय पैरेलल ट्रेवल अभी आप समझ जाएंगे। तो मतलब क्या मतलब है, जिस डायरेक्शन में हम चलेंगे उसी के अपोजिट डायरेक्शन में उसके इज इक्वल्स टू में चलेंगे, जिस डायरेक्शन में हम चलेंगे उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हम इज इक्वल्स टू में चलेंगे। तो मान लो मैं ऐसे चलता हूं, एस से वी, वी से टी, मैं कैसे चल रहा हूं, एस से वी, वी से टी, मैं चल रहा हूं एस से वी, वी से टी। तो क्या लिख सकता हूं मैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स लिखना है, वेरिएबल्स का,
पार्शियल डेरिवेटिव में लिखेंगे तो एस से वी, वी से टी, एस से गया वी, एस से गया वी, वी से टी, एस से गया वी, वी से गया टी। तो इस टाइप की एल शेप बनी, इस टाइप की एल शेप बनी। अब जो इसके इज इक्वल्स टू में आएगा, पैरेलल ट्रेवल करेंगे, पैरेलल करेंगे तो उसके ऐसा आ जाएगा। एक बारी ऐसा एल बनेगा तो इसके इज इक्वल्स टू में उसका उल्टा एल बनेगा। ये बात याद रखिएगा कि जैसी इसकी शेप बनेगी, उल्टी शेप हमें उसके इज इक्वल्स टू में लिखनी होगी, उल्टी लिखनी होगी। तो कैसा हो जाएगा ये पीटीवी। देखो अभी हम कहां से कहा गए थे, एसवीटी, एसवीटी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा पीटीवी। तो डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी। अब एक और बात याद रखनी है, पैरेलल चल दिए, इतना समझ में आया। एक बार अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूंगा एसवीटी, एक बार अगर मैं एसवीटी चलूंगा तो मुझे उसका उल्टा चलना पड़ेगा उसके इज इक्वल्स टू में, यानी पीटीवी, उसका उल्टा चलना पड़ेगा यानी पीटीवी। समझ में आया। एक बार चला मैं एस से वी, वी से टी, तो दूसरी बार मैं चलूंगा पी से टी, टी से वी, पी से टी, टी से वी, राइट। चल देंगे। अब एक बार और चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि जिसका पहले डेरिवेटिव ले रहे हो ना, जिसका आप ऊपर डेरिवेटिव ले रहे हो, उस पर एरो देख लो, बस उस पर एरो देख लो कि उससे एरो आ रहा था या जा रहा था। तो पहला डेरिवेटिव हमने किसका लिया था, एंट्रोपी का। एंट्रोपी से एरो जा रहा है तो पॉजिटिव, प्रेशर, प्रेशर से भी एरो जा रहा है तो पॉजिटिव, ठीक है। अब मान लो अगर मैं ऐसे चलता हूं V से T, अब मैं ऐसे चलता हूं, मान लो अब मैं ऐसे चलता हूं कि V से T, T से P, V से T, T से P, राइट, V से T, T से P। अब मैं ऐसे चलता हूं तो ये क्या हो जाएगा, डेल V बाई डेल T एट कांस्टेंट P, VTP, VTP। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, SPT, राइट, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, SPT। तो डेल S बाई डेल P एट कांस्टेंट T, क्योंकि चला मैं VTP चला तो इसका अपोजिट चलूंगा। पैरेलल ट्रेवल करना है, पैरेलल ट्रेवल करना है मतलब अपोजिट चलेंगे इसका, VTP, तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, SPT, SPT। अब देख लो कि जहां से चलना शुरू किया था दोनों तरफ में, वहां पर एरो आ रहा था या जा रहा था। V से चलना शुरू किया था, V पर एरो आ रहा था तो नेगेटिव। S से चलना शुरू किया था, S से तो एरो जा रहा था तो यानी यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। अब मान लो अगर मैं ऐसे चलता हूँ V से S, S से P, ठीक है। अगर मैं वैसे चलता हूँ V से S, S से P, V से S, S से P, ठीक है, V से S, S से P चलता हूँ अगर मैं, ठीक है, V से S, S से P, ठीक है, V से S, S से P, V से S, S से P, तो ये क्या से क्या हो जाएगा, T से P, P से S, V से S, S से P, तो ये क्या हो जाएगा, T से P, P से S, ये क्या हो जाएगा, T से P, P से S, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो अब देखो V से एरो जा रहा था, V पे एरो आ रहा था, V पर एरो पहला डेरिवेटिव क्या है V पर एरो आ रहा था तो नेगेटिव, VSP, तो यहाँ से क्या हो जाएगा TPS, तो T पर भी एरो आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव तो नेगेटिव दोनों कट जाएंगे, ये एक रिलेशन बन जाएगा। चौथा देखो, मान लो मैं ऐसे चलता हूँ, P से S, S से V, P से S, S से V। चौथा चलता हूं मैं, फोर्थ चलता हूं P से S, ठीक है, इसको यहां नहीं लिखते, इसको मैं यही लिख देता हूं, ठीक है, नीचे लिखता हूं इनके, ठीक है। मैं चलता हूं P से S, S से V, P से S, S से V, तो इधर से क्या हो जाएगा PSV, इधर ऐसे वाला L बन रहा है, इस शेप में L बन रहा है, राइट। तो इधर से चले गए यानी TVS, PSV गए थे हम, PSV गए थे, P के सामने क्या है T, P के सामने क्या है T, तो TVS चल देंगे हम, यानी TVS, तो डेल T बाई डेल V एट कांस्टेंट S। साइन देख लो, P से एरो, P पर एरो, P से एरो जा रहा था तो यानी पॉजिटिव, एंड T पर एरो आ रहा था, तो यानी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये बन गए हमारे रिलेशन बिटवीन दी थर्मोडाइनमिक, रिलेशन बिटवीन दी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स। रिलेशन दो के बीच में रिलेशन हो गया, दो के बीच में रिलेशन हो गया, तो क्या हो गया, ये रिलेशन बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स। ये क्या हो गया हमारा, रिलेशन बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स। तो यहां होता है आपका मैक्सवेल स्क्वायर खत्म। आज के इस लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे, तो फटाफट अगर इस लेक्चर को क्विक रिवाइज करें तो हमने क्या पढ़ा आज के लेक्चर में। सबसे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स का मतलब समझा कि क्या होता है, हीट इन मोशन, ट्रांसफर ऑफ हीट, कहां से कहां होगी, वो सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम, ठीक है, वो सब बातें हमने समझी। फिर उसके बाद हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, सिस्टम की टाइप्स पढ़ी हमने, राइट।
सिस्टम कितने टाइप्स का होता है वो सब हमने समझा, उसके एग्जांपल्स देखे, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करा, और उसके बाद हमने एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ी। जो अमाउंट डिपेंडेंट होती है वो होती है एक्सटेंसिव, एंड जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, उसकी नेचर पर, सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड करती है, वो क्या होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वो सब पढ़ा। उसके बाद हमने देखा था रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिट कन्वर्जेंस। यूनिट कन्वर्जेंस के अंदर आप लोगों ने वॉल्यूम, प्रेशर, एनर्जी के रिलेशन देखे थे, आर की वैल्यूज वाले रिलेशन देखे थे, ठीक है, वो सब पढ़ा। उन सबको हमने एक क्वेश्चन किया था उससे रिलेटेड, जूल्स को कैलोरीज में कन्वर्ट किया था, राइट। उसके बाद मैंने आपको एक सिंपल रिलेशन बता दिया था, वो याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमने आज पढ़ा मैक्सवेल स्क्वायर। उसके बाद आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, मैक्सवेल स्क्वायर। तो मैक्सवेल स्क्वायर याद रखिएगा, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, ऐसे समझिए आप, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गोडअप उठा ले, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गोडअप उठा ले, ठीक है। लिख लेंगे इसको, पढ़ लेंगे, कर लेंगे। तो रिवाइज कीजिएगा इस मैक्सवेल स्क्वायर के रिलेशंस को बार बार एक बार, दो तीन बार आप डब्बा बनाकर सारे रिलेशंस को बनाने की ट्राई कीजिएगा। पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल्स, है ना। तो इन सबको रिलेशंस को बनाने की कोशिश कीजिएगा, एंड रिलेशन बिटवीन दी पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। तो प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से करिए, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहें, घर रहें, सुरक्षित रहें। पेपर पास आ गया है, बिल्कुल तैयारी करें, अच्छे से करें, ठीक है। तो इस मैक्सवेल स्क्वायर के रिलेशंस को एक बार ड्राइव करके देख लीजिएगा, पढ़िएगा, सीखिएगा। तो गुड बाय, टेक केयर, घर रहें, सुरक्षित रहें, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें, ठीक है। Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.